नमस्कार। हरिव्यू टीवी के खास प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं लोकसभा चुनाव की। चर्चा हो भी क्यों ना, कल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय रोहतक में पार्टी ने एक मीटिंग करके तय किया है कि अगले 10 दिनों में सभी लोकसभा सीटों पर चुनाव कार्यालय खोल दिए जाएंगे। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया ने प्रदेश भर के नेताओं से अपील की है कि जो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं वो तुरंत आवेदन करें। आज हम इसी पर ही चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं हरिभूमि समाचार पत्र के संपादक शंभू भद्रा, रेवाड़ी से वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र वत्स, सिरसा से वरिष्ठ पत्रकार महावीर गोदारा व चंडीगढ़ से वरिष्ठ पत्रकार योगेंद्र शर्मा। कल भारतीय जनता पार्टी की रोहतक प्रदेश मुख्यालय में हुई मीटिंग में तय किया गया कि अगले 10 दिनों के अंदर पूरे प्रदेश में चुनाव कार्यालय खोल दिए जाएंगे लोकसभा चुनाव के लिए। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया ने प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है कि जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वो तुरंत ईमेल से आवेदन करें और उसमें चुनाव लड़ने के बारे में विस्तृत जानकारी भी दें। आपको क्या लगता है कि चुनाव से 2 महीने दूर ये कैसी तैयारी है? एक्चुअली देखिए, सबको नमस्कार। चुनाव की तैयारी को लेकर के देखेंगे तो बीजेपी की तैयारी ज्यादा बेहतर है। संगठन के स्तर पे, प्रत्याशी के स्तर पे और ग्राउंड के स्तर पे बीजेपी सर्वे भी करा चुकी है इससे पहले। तो बीजेपी की तैयारी मुझे बेहतर लगती है। जो कांग्रेस की तैयारी है वो उसमें बहुत सारी कमियां हैं। कांग्रेस खुद ही बहुत सारी यात्राएं कर रही है, बहुत सारे अलग अलग गुड्स हैं जो कि उनके अलग अलग पॉकेट्स हैं। और जो प्रदेश प्रभारी बनाया गया दीपक बावरिया को, तो उनकी कोशिश ये है कि हरियाणा में जो कांग्रेस के तरफ से जो दावेदार हो सकते हैं उसका एक फीडबैक लिया जाए। इसीलिए शायद ईमेल के थ्रू उन्होंने मांगी है कि हाँ भेजिए और कौन कौन चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन निश्चित रूप से प्रत्याशी को लेकर अगर कांग्रेस अभी इस स्थिति में है कि ईमेल से अभी डिमांड मांग रही है पार्टी, तो निश्चित रूप से लगता है कि जो कांग्रेस की तैयारी है वो उतना स्ट्रांग नहीं है ग्राउंड लेवल पे। ये सब काम पहले हो जाना चाहिए था और जिनको भी चुनाव लड़ना है उनको एक इंडिकेशन दे करके, ताकि वो ग्राउंड में जाकर के काम करते। और अभी टिकट को लेके खींचतान और तमाम चीजें देखने को मिलेगी हमें। तो आप सही कर रहे हैं कि जो मुझे लग रहा है शुरुआती में कि कांग्रेस की तैयारी उस तरह से बेहतर नहीं है जिस तरह से बीजेपी की तैयारी है। योगेंद्र, अगर मैं आपसे बात करूं, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस ने जिस तरह से बावरिया ने आवेदन मांगे हैं, कांग्रेस अंदर खाने उम्मीदवारों के टोटे से जूझ रही है? अगर हिसार में देखें, कुलदीप बिश्नोई भाजपा में जा चुके हैं, सरसा के कैंडिडेट थे अशोक तंवर, वो भी भाजपा में जा चुके हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा सोनीपत से लड़े थे, वो चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं। कुमारी शैलजा भी कह चुकी हैं कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हूं। तो ऐसे हालात में नए कैंडिडेट कहां से मिलेंगे? देखिए, जो सभी साथियों को मेरा नमस्कार है। और जैसा सर देखिए, अभी शंभू जी ने भी जैसे कहा है तैयारी को लेके, ये कैंडिडेट्स के जो जो प्रोसेस है, जो एक आवेदन की जो प्रक्रिया है, वो एक नॉर्मल कोर्स है। लेकिन वास्तव में किस लोकसभा सीट पे कौन कैंडिडेट होंगे, ये इंटरनल पार्टी और पार्टी के नेताओं को पता होता है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है कि कोई ये ना कह पाए कि हम लोगों से कोई आवेदन नहीं मांगा गया या कोई बात नहीं है। एक संगठन की एक प्रक्रिया के तहत ये आवेदन मांगे जाते हैं। तो कांग्रेस में जहां तक शॉर्टेज की बात है, जो कुछ नेता जैसे पार्टी छोड़ गए हैं, वो एक बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि क्योंकि अशोक तंवर सांसद थे और वो कांग्रेस में लंबे समय रहे, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हरियाणा के, तो इस तरह से एक फेस कांग्रेस का शिफ्ट हो गया है। अब इसके बाद में वो 2 रिजर्व सीटें, क्योंकि अंबाला और अंबाला में क्योंकि रतनलाल कटारिया सीटिंग एमपी थे, बाई इलेक्शन अभी वहां हुआ नहीं है, तो मेन चुनाव के साथ ही चुनाव होगा वो। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का संगठन के तौर पे या अपनी तैयारी के तौर पे सत्ताधारी दल आगे तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप कांग्रेस के पास कैंडिडेट्स की शॉर्टेज है, आप ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा को लेकर विधानसभा में दावेदार बहुत ज्यादा होते हैं, लोकसभा की सीटों पे लड़ने वाले लोग भी लिमिटेड होते हैं सर। और यही कारण है कि जो चेहरे इधर उधर पार्टी ज्वाइन कर गए हैं। अब अशोक तंवर जो है कांग्रेस में रहे, उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, क्योंकि
पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो खेमा था, उनसे उनका जो है उनका कलेश था या जो भी उनकी लड़ाई थी, उसके बाद में उन्होंने अपनी पार्टी के बाद में वो टीएमसी में इस इच्छा के साथ गए कि भाई मैं सांसद बनूंगा, राज्यसभा में जाऊंगा, टीएमसी में भी वो नहीं बन पाए। अब कुल मिला के वो भगवा हो गए और राम में हो गए तंवर साहब भी। अब दोनों चीजें वहां कही जा रही हैं बीजेपी की तरफ जब वो आए हैं। तो कांग्रेस भी जब ये इन सारे परिवर्तन को और जो लीडर जा रहे हैं, तो कांग्रेस के हाईकमान के लोग और संगठन के लोग दूसरे जो उनके पास फेस हैं या जो आवेदन देने वाले हैं, उन लोगों पे वो विचार करेंगे कि कौन कौन लोग आवेदन कर रहे हैं, कौन कौन लोग दावेदार हैं, और पार्टी हाईकमान की नजर में कौन से चेहरे हैं जिनको चुनाव लड़ाया जाए। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि पिछले चुनाव, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने एक नीति बनाई थी कि जो लोग दो लगातार चुनाव हार चुके हैं उन्हें पार्टी टिकट नहीं देगी। चार लोग ऑलरेडी मना कर चुके हैं, कुमारी शैलजा, भूपेंद्र हुड्डा, कुलदीप बिश्नोई पार्टी छोड़ के जा चुके हैं, तंवर पार्टी छोड़ के जा चुके हैं। तो अगर वो नियम भी लागू किया जाता है तो एकमात्र निर्मल सिंह और दीपेंद्र ही बचते हैं। बाकी 8 कैंडिडेट ढूंढना कांग्रेस के लिए कितना आसान होगा? बहुत मुश्किल होगा पंडित जी, और खासकर ऐसी स्थिति में जब आज के दिन हालात ये हैं कि हर जगह माहौल बीजेपी के पक्ष में नजर आ रहा है। कांग्रेसियों के मुंह से भी ये सुनने को मिल रहा है कि मोदी फिर आएगा। कांग्रेस की टिकट को लेकर कोई मारामारी भी नहीं है, तो कांग्रेस को मजबूत कैंडिडेट ढूंढने में ही जो है काफी मेहनत करनी पड़ेगी। जो वरिष्ठ नेता थे, कुलदीप बिश्नोई चले गए, अशोक तंवर जो है वो पहले ही छोड़ के चले गए थे। तो इससे मैं जो है ना काफी जोर लगाना पड़ेगा कांग्रेस को। नए कैंडिडेट भी जो है कांग्रेस की टिकट के लिए तैयार नहीं है, बीजेपी की टिकट के लिए मारामारी चल रही है। हमारे यहाँ साउथ हरियाणा में देखा जाए तो यहाँ भी जो है अकेले गुड़गांव से कैप्टन अजय सिंह यादव हैं, उनके साथ में एक नए हैं रिटायर्ड आईपीएस सुभाष यादव, वो तैयारी कर रहे हैं गुड़गांव से। लेकिन वो चार्म नहीं है जो बीजेपी की टिकट को लेके है। तो कांग्रेस को काफी जो है मशक्कत करनी पड़ेगी, अच्छे कैंडिडेट ढूंढने पड़ेंगे। दूसरे दलों से भी जो है उनको उम्मीद करनी पड़ेगी। इनेलो की तरफ भी देखेंगे वो कि किसी बंदे को, मजबूत कैंडिडेट को हम लाएं, उसको कैंडिडेट बनाएं, इलेक्शन लड़वाएं। जेजेपी में भी जो है प्रयास रहेगा कि भाई हम लेके आए, क्योंकि लोकसभा चुनावों में ना अभी जेजेपी का इतना क्रेज है ना इनेलो का है। पिछले चुनाव में जो है 2014 के चुनाव की बात है, गुड़गांव में इनेलो काफी मजबूत स्थिति में थी। गुड़गांव से अपने तैयब हुसैन थे, वो सेकंड पोजीशन पे रहे थे इनेलो की टिकट पर। उसके बाद पिछले इलेक्शन में कांग्रेस मजबूत हो गई, कैप्टन अजय सिंह यादव 5.25 लाख वोटों के साथ जो है दूसरे नंबर पे रहे। इस बार कैप्टन अजय को छोड़ के सुभाष यादव नए चेहरे हैं, वो दावेदारी जता रहे हैं। लेकिन और कोई ऐसा प्रभावशाली नेता यहाँ नहीं है जो ये कह रहा हो कि मेरे को भी कांग्रेस की टिकट चाहिए। तो कांग्रेस के पास मजबूत कैंडिडेटों की बहुत भारी कमी है इस समय। गुजारा जी, अगर मैं आपसे पूछूं, सिरसा में, आप सिरसा की राजनीति में गहरी नजर रखते हैं, अगर सिरसा में देखें तो अशोक तंवर अब कांग्रेस के पास नहीं है, तो उनका विकल्प कांग्रेस के पास क्या हो सकता है? पंडित जी, सभी साथियों को नमस्कार। जैसे आपने कहा, सिरसा में अशोक तंवर जब पहली बार लोकसभा इलेक्शन लड़ने आए तो 28 दिन पहले आए थे। उस समय उनके राहुल गांधी और गांधी परिवार से जो गहरी पेट का तकमा था, और 28 दिन में वो मात्र सांसद बनकर चले गए। उसके बाद उनका भूपेंद्र हुड्डा से 36 का आंकड़ा हुआ, कई पार्टी बदली, और अब अंत में ये 1 सप्ताह पहले भाजपा में चले गए। आज के दिन अगर सिरसा की बात करें तो कांग्रेस की बड़ी नेत्री शैलजा का नाम सिरसा के लिए चल रहा है। शैलजा ने जो अपनी राजनीति है, अपने पिता चौधरी दलबीर सिंह की निधन के बाद सिरसा से ही शुरुआत की थी, और वहीं से वो पहले बार सांसद बने थे। दूसरा बड़ा नाम पंडित जी शैलजा का इसलिए आ रहा है कि शैलजा बड़ी नेत्री है, और शैलजा का सिरसा में करीब 3-4 पीढ़ियों से निरंतर जुड़ाव रहा है। तो सिरसा के चाहे उनके खेमे के हो या भूपेंद्र हुड्डा के हो, इवन जो क्षेत्रीय दल है जजपा और इनेलो, उनकी भी शैलजा के प्रति सिंपैथी देखने को मिल रही है।
तो आज के दिन अगर देखा जाए तो एकमात्र सिरसा, अगर कांग्रेस की बात करें तो शैलजा है, और उसके बाद इनेलो से एमएलए भी बने और उसके बाद सांसद बने चरणजीत सिंह रोड़ी, जो पंजाबी सिख चेहरा है, उनका भी नाम आ रहा है और वो भी शैलजा खेमे से जुड़े हुए हैं। अगर इसी से जुड़ा मैं एक प्रश्न और आपसे पूछ लूं कि भारतीय जनता पार्टी में भी अब तनातनी चल रही है, क्योंकि अशोक तंवर आ गए हैं, सुनीता दुग्गल ऑलरेडी उनकी एमपी हैं, तो वहां क्या स्थिति रहेगी? क्या अशोक तंवर रहेंगे या सुनीता दुग्गल रहेंगी? पंडित जी, ऐसे है, जब इस अशोक तंवर के भाजपा ज्वाइन करने के बाद सांसद दुग्गल से पूछा गया तो उन्होंने कहा तंवर मेरे भाई है और जो पार्टी फैसला करेगी वो मान्य होगा। लेकिन सुनीता दुग्गल के साथ साथ पंडित जी यहाँ 3 रिटायर्ड आईपीएस भी भाजपा टिकट के लिए दावेदार है। वो निरंतर ट्राई कर रहे हैं। रिटायर्ड डीजीपी है बीएस संधू, और जब आतंकवाद था उस टाइम एक चेहरा था वी कामराजा, वो भी ट्राई कर रहे हैं। और नाम तो ये भी चल रहा है जो हिसार रेंज के आईजी है एडीजीपी श्रीकांत जागव, वो भी अप्रैल में रिटायर हो रहे हैं, तो उनका भी नाम सुन रहे हैं। तो सिरसा में अकेले आप सांसद दुग्गल नहीं बल्कि कई चेहरे बीजेपी के चुनाव में उसमें दावेदार बने हुए। शंभू बत्रा, अगर मैं आपसे पूछूं कि कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा ने इनकार कर दिया लोकसभा चुनाव लड़ने से, इसके क्या मायने हो सकते हैं? क्योंकि वैसे ही कांग्रेस उम्मीदवारों के संकट से जूझ रही है। बड़ा चुनाव, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इतने बड़े चेहरे नहीं है पार्टी में इस समय, और ऐसी स्थिति में 2 बड़े नेताओं का पीछे हट जाना क्या मायने रखता है? देखिए, आप सही कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इनकार करने और शैलजा के इनकार करने से कांग्रेस पे को प्रत्याशी चुनने में ज्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पहली बात तो ये कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद को छोड़ के अभी दीपेंद्र को कांग्रेस में प्लस हरियाणा की राजनीति में सेट करने में लगे हुए हैं, तो उनका जो फोकस है वो दीपेंद्र पे है, और इसलिए वो चुनावी राजनीति से खुद को बैक कर रहे हैं। और हो सकता है कि जब विधानसभा का समय आएगा तो विधानसभा के वक्त वो चुनाव लड़े, लोकसभा में नहीं लड़ना चाहे, क्योंकि पीछे आपने देखा कि सोनीपत में क्या हुआ था। तो इस तरह से एक तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ये एक है कि पार्टी को अपने मैनेज करें और खुद चुनाव में ना उलझें। उनका तो ये एक ये स्टैंड है और ये एक तरीका हो सकता है कि कैसे आगे बढ़ा जाए। दूसरा, जहां तक कुमारी शैलजा की बात की आपने, तो आपने देखा होगा कि पीछे जब उनकी यात्रा शुरू हुई थी तो यात्रा के वक्त उनके जो कार्यकर्ता है और लगातार ये उछाला जा रहा था कि शैलजा सीएम बन सकती है, सीएम प्रत्याशी है, कांग्रेस की तरफ से सीएम प्रत्याशी हो सकती है। और उनके कार्यकर्ताओं से कहलवाया जा रहा है, जो भी उनके साथ में सुरजेवाला जी हैं या फिर किरण चौधरी हैं, वो लोग भी एक तरह से इस बात को हवा दे रहे हैं कि शैलजा सीएम हो सकती है। तो अगर सीएम हो सकती है तो वो लोकसभा के लिए अगर चुनाव लड़ेगी तो उनको बाद में दिक्कत होगी, इसलिए वो विधानसभा के लिए प्लानिंग कर सकती है, विधानसभा में उतर सकती है, और विधानसभा उनको सेफ लग सकता है कि हाँ, इसमें हम जीत के आ सकते हैं। और कांग्रेस की जो संभावना है उसमें हमारी जो दावेदारी है वो एक स्ट्रांग दावेदारी हो सकती है। तो शैलजा की एक ये स्ट्रेटजी हो सकती है कि लोकसभा में वो ना, हाँ, इन दोनों के हट जाने के बाद अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस में 10 के 10 लोकसभा सीट से एक अच्छे मजबूत प्रत्याशी को ढूंढना, और जहां तक समय कम है उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो उसके कांग्रेस के लिए कठिन होने वाला है। और उसमें जो हुड्डा गुट है वो डोमिनेंट रहना है, उन्हीं के ग्रुप के लोगों को अधिकतर चांसेस है कि टिकट दिए जाएंगे लोकसभा के। तो ये एक सिचुएशन ऐसी बन रही है कांग्रेस के लिए कि जहां बीजेपी अपने ग्राउंड लेवल पे चीजें कर रही है। अभी आपने देखा होगा कि पिछले 6 महीने में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के ने वो सब फैसले किए हैं जो अलग अलग वर्गों को, क्लास को, जाति नहीं, धर्म नहीं, समुदाय नहीं, अलग अलग क्लास को जो एड्रेस करते हो उससे संबंधित फैसले किए हैं। सरकार ने ताबड़तोड़ फैसले किए हैं पिछले 6 महीने में, ताकि उन सभी वर्गों को के लिए कुछ ना कुछ पॉकेट्स हो और जिसका असर कि अल्टीमेटली चुनाव पे पड़ेगा। तो ये जो 6 महीने का जो उसका उनके फैसले हैं
वो उनका लोकसभा पे और अल्टीमेटली बाद में विधानसभा पे असर पड़ने वाला है। तो उस स्थिति से अगर आप देखें तो कांग्रेस को लोकसभा में जो फाइट है वो तगड़ी फाइट देने के लिए मजबूत प्रत्याशी की जरूरत है, और उसका टोटा हमें दिख रहा है। योगेंद्र, अगर मैं आपसे पूछूं कि कुमारी शैलजा जब मना कर चुकी हैं, उनका इरादा विधानसभा चुनाव मैदान में आने का है, स्पष्ट नजर आ रहा है कि उनका लक्ष्य मुख्यमंत्री की कुर्सी है, ऐसी हालत में अंबाला का क्या होगा? क्योंकि अंबाला में भारी कंट्रोवर्सी है, क्योंकि रतनलाल कटारिया के निधन के बाद ऐसा माना जा रहा था कि बंतो कटारिया कैंडिडेट होंगी, लेकिन भाजपा ने उनको पहले से ही प्रभारी बना दिया अंबाला का। उधर कांग्रेस के कैंडिडेट रही कुमारी शैलजा भी मना कर चुकी हैं, तो अंबाला के बारे में क्या सोचते हैं आप? पंडित जी, मैं ये कह रहा हूँ कि किसी टाइम में शैलजा जो है सिरसा लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करती रही हैं, और जहां तक उनके मना करने की बात है उसको भी आप अभी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं कह सकते को उन्होंने मना किया है। अगर हाईकमान, क्योंकि वो सीटिंग बाद में उन्होंने अपनी सिरसा सीट को चेंज करके वो अंबाला रिजर्व सीट पे आ गई थी। अगर कांग्रेस हाईकमान ने कुमारी शैलजा को अंबाला से कैंडिडेट बनाने के आदेश कर दिए तो शैलजा का ये भी कहना है कि मैं हाईकमान के किसी भी आदेश को मान लूंगी। और जहां तक रही असेंबली का, अभी इलेक्शन भी नहीं है, अगर वो कांग्रेस हाईकमान उनको राज्यसभा में भेज सकती है तो कांग्रेस हाईकमान उनको अंबाला से चुनाव लड़ने के लिए भी बोल सकती है, क्योंकि शैलजा का वहां पे अब लंबा अनुभव हो गया है, उनके लिंक हो गए हैं, विधानसभा में भी उनकी टिकटों में उनकी हिस्सेदारी रहती है, उनके अपने कुछ दिए हुए टिकट हैं जो विधायक बन के असेंबली में आए हैं। तो जहां तक बात हमारे बाकी साथी कह रहे थे, एक सत्ताधारी पार्टी और अपोजिशन का फर्क हमेशा रहता है। सत्ताधारी पार्टी की तरफ जो है वो पैराशूट वाले नेता भी भागते हैं, टिकट लेने वाले भी ज्यादा होते हैं, और विपक्ष की तरफ कम लोग भागते हैं। अभी राम मंदिर का जो इतना बड़ा आयोजन हुआ है उसमें तमाम चीजें अभी बीजेपी के फेवर वाली हो रही हैं, और वो उसका एक असर दिखाई दे रहा है। उस असर के कारण से टिकटों की, जो आप कह रहे हैं कि टिकटों की मांगने वालों की कमी होगी, लोकसभा में तो वैसे भी कम रहते हैं। जैसे कि हमारे साथी कह रहे थे कि उसमें आईपीएस भी हैं, कई और लोग हैं अभी तक जिन चेहरों का जिक्र नहीं हुआ दोनों रिजर्व सीटों पे, क्योंकि कई दलित नेता भाग्य आजमाना चाहते हैं। तो ये टाइम पे, और जैसे भी इलेक्शन की डेट डिक्लेयर होगी तो उसी टाइम पे ये मतलब आपके सामने कैंडिडेट्स आएंगे, और उसमें तमाम लोग पार्टी से इधर उधर भी होंगे। अगर कोई कांग्रेस की टिकट किसी को नहीं मिल रही है या भाजपा के नाराज लोग भी जाएंगे कांग्रेस की तरफ, तो ये चुनाव के आसपास ही कुछ ना कुछ पिक्चर क्लियर होगी। अब जो आज की डेट में जो अंबाला सीट पे एक बार भाग्य आजमाते थे, आजकल जजपा के साथ हैं, शेरवाल जी हैं, अशोक शेरवाल हैं, उनकी धर्मपत्नी है। अमन नागरा एक टाइम में थे, आज की डेट में उनके परिवार के भी कैंडिडेट हैं, जो अभी वेट एंड वॉच की स्थिति है। तो जो तमाम चीजें हैं वो अभी जैसे ही आचार संहिता या इलेक्शन की बारी आएगी, अभी सारी पार्टियां होमवर्क करने में लगी हुई हैं। कौन कौन कैंडिडेट हो सकते हैं, सर्वे, सत्ताधारी पार्टी सर्वे करा रही है इंटरनल, तीन लेयर में सर्वे हुआ है। इसके अलावा भी बाकी अपने सोर्सेज से पता किया जा रहा है कि लोकसभा सीटों पे कौन सा चेहरा फिट रहेगा और कौन कौन लोग आ सकते हैं, कौन कौन लोग दावेदार हैं। आवेदन कांग्रेस में, जहां तक आवेदन की बात है, वो एक सामान्य प्रक्रिया है। कौन लोग क्लेम कर रहे हैं, कौन दावेदार हैं, और उनमें से किस किस को लेना है, वो एक अलग विषय है। लेकिन अभी वो होमवर्क के तहत ही इन सब चीजों को करने जा रहे हैं। नरेंद्र वत्स जी, मैं एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। ऐसी चर्चाएं हैं कि कांग्रेस आलाकमान अपने जितने भी बड़े नेता हैं उनको मैदान में उतारने वाली है, चाहे वो इनकार करें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं या कुमारी शैलजा हैं। रणदीप सुरजेवाला का नाम कुरुक्षेत्र से चलाया जा रहा है, दोबारा से भूपेंद्र सिंह हुड्डा सोनीपत से चलाया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि एक बार फिर ऐसा होगा कि सभी बड़े नेता चुनाव लड़ने वाले हैं? जी बिल्कुल हो सकता है। हाईकमान के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है, मजबूत कैंडिडेट है नहीं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, कुमारी शैलजा हैं, एक हार का डर उनको रोक रहा है कि अगर वो लोकसभा चुनाव हार गए तो विधानसभा चुनाव में वो अपनी दावेदारी जताने से भी जो है पीछे हट जाएंगे। फिर सीएम पद की दावेदारी में जो है उन पे सवाल खड़े हो जाएंगे कि ये लोकसभा चुनाव जीत नहीं पाए, अब विधानसभा में जो है इनको सीएम प्रोजेक्ट कैसे किया जा रहा है। तो इनके ना करने से कुछ नहीं होगा। हाईकमान जहां देखेगा कि एक कैंडिडेट मजबूत हैं, उनको कहेगा कि आप इलेक्शन लड़ो, पीछे मत हटो। तो ये इलेक्शन लड़ना इनके लिए मजबूरी हो जाएगा।
कुमारी शैलजा व भूपेंद्र हुड्डा का चुनाव न लड़ने का ऐलान करना कांग्रेस में अपने आप में बड़ी मुसीबत है। पहले से ही कुलदीप बिश्नोई व अशोक तंवर पार्टी छोड़ करके जा चुके हैं। ऐसे में दो नेताओं का चुनाव न लड़ने के ऐलान से कांग्रेस आलाकमान सख्ते में है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि 10 कैंडिडेट कहां से तलाशे जाएंगे। फिलहाल पार्टी के पास इतने बड़े चेहरे नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में दीपक बावरिया का पार्टी कार्यकर्ताओं से चुनाव लड़ने के लिए आवेदन करना अपने आप में खास है। अब देखना यह रोचक होगा कि कितने लोग चुनाव के लिए टिकट मांगने के लिए आवेदन करते हैं और कितने मैदान में आते हैं। नमस्कार।